Good morning students, how are you? I hope you are also fine and healthy. रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले जब हमने आपको वीडियो भी सेंड किए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि बही खाता क्या है, लेखांकन क्या है, ठीक है, लेखा कर्म क्या है, देनदार क्या है, लेनदार क्या है, मतलब कि आपको अकाउंट की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हमने आपको पूरी बता दी थी। शब्दों से परिचय आपको करा दिया था, अकाउंट्स में कौन कौन से शब्दों का क्या उपयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आर्थिक चिट्ठा क्या होता है। आर्थिक चिट्ठा जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो प्रारूप होता है या जिसको हम फॉर्मेट बोलते हैं वो होता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक साइड तो हम लिखते हैं लायबिलिटीज और एक साइड लिखते हैं अमाउंट, फिर लिखते हैं एसेट्स और लिखते हैं, ये इसका प्रारूप या फॉर्मेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके थे कि लायबिलिटी क्या होती है और असेट्स क्या होती है, लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यापारी होता है, जब वो व्यापार करना चाहता है और अपना पैसा उस व्यापार में लगाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो लाभ कमाए। व्यापार में जब कोई भी व्यापारी अपना पैसा लगाता है तो उनका उद्देश्य होता है कि हमें व्यापार में लाभ कमाना चाहिए। तो क्या होता है, वो साल के अंत में अपने व्यापार में ये देखना चाहता है कि पूरे साल भर उसको कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई, उसके व्यापार की स्थिति क्या रही। इस स्थिति को जानने के लिए स्टूडेंट वो एक फाइनल अकाउंट तैयार करता है, अंतिम खाते तैयार करता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। अंतिम खाते बनाता है, उस अंतिम खाते में एक बनता है व्यापार खाता जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है लाभ हानि खाता, और एक बनता है आपका जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है यही आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट। तो हम अंतिम खाते तैयार करते हैं, क्यों करते हैं? वर्ष के आखिरी में एक ही बार होते हैं, व्यापार की स्थिति को जानने के लिए कि व्यापार में लाभ हो रहा है तो उसका उपयोग क्या करें, हानि हो रही है तो हम उस हानि को कैसे दूर करें, इसके लिए हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। अब आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट क्या होता है? लायबिलिटीज मतलब कि होता है दायित्व, और असेट्स मतलब होता है संपत्ति। जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो हम व्यापार में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जो कैश होता है, हमारे पास माल होता है, उसको हम व्यापार में लगा देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? पूंजी बन जाती है। तो हमारा जो पूंजी बन जाती है। तो हम साल के आखिरी में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे दायित्व, मतलब कि आंतरिक दायित्व हो सकते हैं, बाहरी दायित्व। आंतरिक दायित्व मतलब आप फैक्ट्री के अंदर जो भी आपके दायित्व हैं वो आंतरिक दायित्व होगा। दायित्व किसके लिए हो गए? आपके फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर कर रहे हैं उनके लिए जो दायित्व हो गए वो आपके आंतरिक दायित्व हो गए। बाहरी दायित्व किसके लिए हो गए? किसी से आपने उधार माल खरीदा है उसके लिए कि भाई उसका पैसा चुकाना है, आपको बैंक से लोन लिया है, लोन के लिए, तो ये आपके बाहरी दायित्व हो गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो संपत्तियां हैं हमारी, असेट्स जिसको बोलते हैं, बराबर में कैपिटल मतलब कि पूंजी प्लस लायबिलिटीज, समझ गए? तो हम क्या देखते हैं कि जो संपत्तियां व्यापार में, मान लो आपके पास में कुल 7 लाख की संपत्तियां हैं व्यापार में, कितने की हैं? 7 लाख की संपत्तियां हैं।
तो हम ये देखते हैं कि उस 7 लाख की संपत्ति में से जो व्यापार का स्वामी है 5 लाख रुपए तो उसने अपनी पूंजी लगाकर पूंजी से पैसा कमाया है, माल खरीदा बेचा, तो उसने अपना, और पूंजी क्या होती है हमने बताया था कि व्यापार के स्वामी द्वारा जो पैसा व्यापार में लगा दिया जाता है या नगद पैसा या माल, वो पूंजी कहलाती है। तो जैसे आपने व्यापार शुरू किया तो फिर आपसे मैं कहूँगी कि आपके पास कुल कितनी संपत्तियाँ हैं, तो आपने कहा कि 7 लाख की, तो मैं कहूँगी कैसे तो आप कहोगे कि कुछ तो हमने व्यापार में पैसा लगाया था, उससे पैसा और कमाया, कि हमने 3 लाख रुपए लगाए थे व्यापार में, उससे फिर हमने माल बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर, तो ऐसे करके 5 लाख रुपए तो हमारे पास पूंजी के हैं, और प्लस बाकी 2 लाख की संपत्तियां कैसे हैं आपके पास में। तो आप कहोगे कि बाहरी संपत्तियां हैं, जैसे कि हमने बैंक से कुछ पैसा उधार ले लिया, कुछ लेनदारों को देना है हमें, तो ऐसे करके हमारे पास में कुल 7 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। तो बात समझ में आ गई कि संपत्तियां व्यापार में आप पूंजी प्लस जो भी दायित्व आपके होते हैं उनको अगर प्लस कर देते हैं तो वो हमारी संपत्तियां बन जाती हैं। अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि ये ना संपत्तियां किसे कहते हैं और दायित्व किसे कहते हैं, ये भी हमने बताया था, लेकिन अभी हम फिर से आपको एक बार लिखकर डिटेल बता देंगे कि ये आपकी संपत्ति होती है, ये दायित्व होते हैं। जब हम आपको बताएंगे तो जो दायित्व बताएंगे वो यहाँ पे लिखोगे, जो संपत्ति बताएंगे वो संपत्ति पोर्शन में लिखोगे। जब हमारे जो दायित्व होते हैं वो संपत्ति के बराबर होते हैं, मतलब कि मान लो हमने पूरे दायित्व लिखे वो भी 6 लाख के हो रहे हैं और पूरी संपत्तियाँ लिखी वो भी 6 लाख की हो रही हैं, तो जब संपत्ति का योग दायित्व के योग के बराबर होता है तो हमारा आर्थिक चिट्ठा जो होता है वो सही होता है। मतलब कि दोनों साइड का योग अगर बराबर नहीं है तो हमारा चिट्ठा जो हमने बैलेंस शीट बनाई है वो हमारी गलत होती है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कर रहे हैं कि हमारे पास में संपत्तियां या दायित्व कौन कौन से कहलाते हैं। वैसे हम आपको पूरा बता चुके हैं पर एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि दायित्व में सबसे पहले जो हम पूंजी को लगाते हैं कैपिटल को वो भी हम दायित्व साइड ही लिखते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है लोन, तीसरा हमारा होता है क्रेडिटर्स, चौथा हमारा होता है बिल्स रिसीवर पेबल, फिर पांचवा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब हम संपत्तियों की तरफ चलते हैं। तो पहली संपत्ति हमारी होती है भाई जो हमारे पास कैश है, वो बैंक में पैसा पड़ा है वो भी हमारी संपत्ति होती है। फिर आपके पास में मान लीजिए डेटर्स हैं वो भी आपकी संपत्ति होती है। फिर आपके पास में स्टॉक है वो भी आपकी संपत्ति है। आपने बिल रिसीव करा है, बिल्स रिसीवल भी आपकी एसेट्स होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपकी एसेट्स होती हैं। फिर आपकी मशीनरी भी आपकी एसेट्स होती है। प्लांट भी आपके एसेट्स होते हैं। तो बात समझ में आ गई कि ये हमारी एसेट्स और ये लाइबिलिटीज़ होती है। अब देखिए लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब दायित्व जो दूसरों के प्रति हमें कंपनी जो बिजनेसमैन है उसको चुकाना है। कैसे दायित्व दूसरों के प्रति चुकाना है, मान लीजिए एक व्यापारी ने दूसरे से लोन लेकर आ गया, अब ऋण लिया है बैंक से तो उसका फर्ज है कि वो बैंक का पैसा चुकाए। ऐसे क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार। क्या होता है, लेनदार। हमने आपको पहले बताया था कि जब हम माल को बोलते हैं गुड्स। जब हम गुड्स को खरीदते हैं मतलब परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। जब हम माल को खरीदते हैं उधार में तो हमारे एक दायित्व बन जाते हैं। मान लो मैं माल खरीद के लाई उधार में, अब सामने वाले के लिए मेरा दायित्व हो गया कि मुझे उससे क्या करना है, उसको पैसा चुकाना है। तो क्रेडिटर्स मतलब लेनदार हमारे दायित्व वाले पोर्शन में आते हैं क्योंकि हमें दूसरों का पैसा जिससे भी उधार माल खरीदा है हमें उसका पैसा चुकाना है।
उसके बाद में हम बात करें बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी यही कंडीशन होती है, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो बिल्स पेबल जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसके लिए एक सीक्वेंस होता है कि आप जब किसी से लंबे स्तर पर होता है कि जब आप किसी से उधार माल खरीदते हो तो जो व्यापारी होता है वो एक बिल तैयार करके रखा होता है, ठीक है, और आपको देता है कि आपने 3 महीने के लिए माल को उधार बेचा है क्या, सॉरी उधार खरीदा है। अगर आपने एग्री होके उस पर सिग्नेचर कर दिए तो वो आपके लिए क्या हो गया, पेबल, उसके लिए रिसीवल हो गया। तो बिल्स पेबल भी आपने जब किसी से माल उधार लिया तो उसका पे करना पड़ेगा आपको पैसा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है अदत्त व्यय। क्या होता है आउटस्टैंडिंग का मतलब, अदत्त व्यय। अदत्त व्यय मतलब कि ऐसे खर्चे जिसमें आपने अपनी सेवाएं तो दे दी हैं परंतु पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि आपके घर में काम वाली बाई है, वो 1 महीने तक आपको सेवाएं तो दे देगी परंतु अभी उसको पैसा नहीं दिया आपने, तो वो क्या कहलाता है, अदत्त कहलाता है कि उसकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली हैं पर पैसा बाद में देंगे, वो अदत्त व्यय कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं संपत्ति पक्ष की तरफ। तो कैश हमारी संपत्ति होती है, बैंक भी संपत्ति होती है। डेटर्स मतलब होते हैं देनदार, क्रेडिटर्स मतलब होते हैं लेनदार और डेटर्स मतलब होते हैं देनदार। क्रेडिटर्स कब बनते हैं, जब हम किसी को माल उधार खरीदते हैं, किसी से माल उधार खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बनते हैं। जब हम किसी को माल उधार बेचते हैं तो वो हमारे देनदार हो जाते हैं, हमें पैसा दे के जाएंगे, इसलिए वो हमारी संपत्ति होती है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, आपके पास में जो भी आपके स्टॉक में माल है वो आपका स्टॉक कहलाता है, वो भी आपकी संपत्ति होता है क्योंकि उसको आप बेचोगे तो आपको पैसे ही मिलेंगे। फिर बिल से रिसीवल, वही अभी हमने बताया कि जैसे हम किसी से उधार लेन देन करते हैं और हम उसको क्या देते हैं, बिल देते हैं, ठीक है ना, तो वो पड़ता है उस पर सिग्नेचर करके, जब लौट आता है तो उसके लिए पेबल और बिजनेसमैन के लिए वो रिसीवल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे अभी हमने आपको अदत्त व्यय के बारे में बताया था कि सेवाएं तो दे दी परंतु पैसा प्राप्त नहीं किया। और प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में मिलना। क्या मतलब होता है, एडवांस में पैसा मिलना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीपेड कहते हैं, जब हमें पैसा एडवांस में। तो अभी हमने सेवाएं नहीं ली हैं परंतु जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट, अभी आपने एडवर्टाइज कराना है, आपके प्रोडक्ट का विज्ञापन दिलवाना, तो आपने उसको पैसे दे दिए परंतु उसका फ़ायदा आपको अभी नहीं मिला, वो प्रीपेड, एडवांस में पेड कर दिया, फ़ायदा भविष्य में मिलता रहेगा, उसे प्रीपेड कहते हैं, तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, इसलिए वो हमारी संपत्ति होती है। मशीन है, बिल्डिंग है, ये तो सब आपको दिखाई देती हैं, तो ये सारी संपत्तियाँ हैं, प्लांट है। तो स्टूडेंट बात समझ में आ गई कि हमारी दायित्व कौन से होते हैं और असेट्स कौन सी होती हैं, जिसको हम संपत्ति बोलते हैं, संपत्ति और दायित्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। और उसको आर्थिक चिट्ठे में एक साइड दायित्व होते हैं, एक साइड संपत्तियाँ होती हैं, दोनों का अगर बराबर है तो हमारी बैलेंस शीट सही है, नहीं तो गलत है। अब हम इसका उपयोग जो हमारा चैप्टर है 2.1 अकाउंटिंग इक्वेशन, व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन लेखांकन समीकरण में करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारे दायित्व ये हैं और संपत्तियाँ ये हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने सारे शब्दों से आपको परिचय कराया था, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर आगे का ये वीडियो देखना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए लेखांकन समीकरण से क्या आशय है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आपको बताया कि हम 2.1 लेखांकन समीकरण जो करने वाले हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि लेखांकन समीकरण से क्या आशय है, ठीक है। समीकरण से देखिए स्टूडेंट्स, लेखांकन समीकरण से आशय होता है कि जब व्यवसाय जो होता है उसमें हम क्या बनाते हैं, जब व्यवसाय में हम चिट्ठा पर तैयार करते हैं तो चिट्ठे में क्या बनाते हैं हम कि चिट्ठे का एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स इक्वल मतलब संपत्तियों का योग बराबर कैपिटल पूंजी प्लस लायबिलिटीज़ मतलब दायित्व।
के हमेशा बराबर होता है। यहाँ से एसेट से मतलब बताया हमने कि कितनी उसने पूंजी के द्वारा प्राप्त की है संपत्ति और कितने उसने पूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राप्त की है। तो कितनी पूंजी के द्वारा प्राप्त की है, कितनी पूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राप्त की है, इन दोनों का योग से उसकी कुल संपत्ति बनती है। तो लेखांकन समीकरण में क्या होता है कि यही दिखाया जाता है कि जो संपत्ति का योग होता है वो पूंजी और दायित्व के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि संपत्ति के योग में कितनी पूंजी उसने पूंजी से प्राप्त की है, कितनी संपत्ति और कितनी पूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राप्ति की है, ठीक है ना, जिसे हम इस समीकरण के द्वारा देखते हैं असेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब यहाँ स्टूडेंट देखना है समीकरण मान लीजिए एक तराजू है, इसके दो पल्ले हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि जो हमारी जो अकाउंट्स होती है वो दो पक्षीय होती है, दो पक्षों को लेके चलती है, समझ गए। तो यहाँ पे हमने एक पक्ष में रख दिया असेट्स, एक में रख दिया पूंजी प्लस दायित्व, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हमने ये देखा कि जब हम दो पक्षीय प्रणाली को लेके चलते हैं तो जब यहाँ पर हम संपत्तियों में थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे तो उसका असर हमारा सीधा सीधा किस पे पहुँचेगा, सीधा सीधा हमारा दायित्वों पर असर पड़ेगा। इसमें उतार चढ़ाव करने पर इसमें भी उतार चढ़ाव होगा। इस जैसे ये तराजू है, इसके दोनों पल्ले हमेशा बराबर होना चाहिए। सेम लेखांकन समीकरण में भी यही होता है कि जब हम संपत्तियों में कोई परिवर्तन करते हैं तो पूंजी और दायित्व में अपने आप परिवर्तन हो जाता है, और कुछ भी कर लें दोनों पक्ष का योग बराबर ही रहता है। इस पक्ष को हम क्या कहते हैं, लेखांकन समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेखांकन समीकरण कहते हैं, जिसमें दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर ही चलता रहेगा। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि हम लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं। जब हम आप इनको अच्छे से समझ लोगे, संपत्ति को याद कर लेना, दायित्व को याद कर लेना, इस सूत्र को कर लेना, और लेखांकन समीकरण से आशय अभी हमने आपको बताया है भाई कि लेखांकन समीकरण से आशय में क्या होता है कि उसकी जो संपत्ति होती है वो पूंजी प्लस दायित्व के बराबर होती है। अब इसमें कितनी संपत्ति पूंजी के द्वारा कमाई गई है और कितनी पूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई है, इन दोनों का योग संपत्ति कहलाता है। अब लेखांकन समीकरण से आता है, यहाँ हम उसको तराजू द्वारा प्रदर्शित करा है कि जैसे तराजू के दोनों पल्ले हमेशा बराबर होते हैं, ऐसे ही हम इसमें एक साइड संपत्ति को रखना है, एक साइड पूंजी और दायित्व को रखना है। संपत्ति में हम किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी करते हैं तो उसका सीधा असर हमारी पूंजी और दायित्व पर पड़ता है। अगर संपत्ति में हम कमी वृद्धि करेंगे तो उसका असर उसमें पड़ेगा। इस प्रकार लेखांकन समीकरण दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर रहेगा। इसे हम कहते हैं लेखांकन समीकरण, जब दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। अब इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, दोनों तीनों वीडियो देख लो फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने समझा था कि हम कैसे असेट्स को इक्वल करते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। लेखांकन समीकरण में दोनों पक्ष कैसे बराबर होते हैं, तो यही फॉर्मूला लगाते हैं जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं लेखांकन समीकरण का। तो अभी हमने आपको बताया कि लेखांकन समीकरण में दोनों पक्ष बराबर साथ में चलते हैं, इसका रूल ही ये होता है। तो हमने इसका फॉर्मूला लेकर सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग डाली अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब लेखांकन समीकरण, फिर हमने एक फॉर्मेट बनाया, प्रारूप बनाया, तो लिखा ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन आप कर रहे हो उसको शो कर रहे हो। फिर हमने लिखा असेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब कि संपत्ति बराबर है पूंजी प्लस दायित्व के। अब आपको यहाँ पे पता है कि संपत्तियाँ हमने आपको अभी बता चुके हैं कौन कौन सी होती हैं, दायित्व कौन कौन से होते हैं। अब इससे हम स्टूडेंट फटाफट एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों साइडेड बराबर कैसे होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हमें कुछ भी करना है तो पहले तो बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने एक लिया
अभी तो सिर्फ हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे चलती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आया, मान लीजिए कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस विथ कैश। मान लीजिए आपका बिजनेस था 1 लाख रुपीज़ से आपने स्टार्ट किया, अमाउंट कितना था 1 लाख रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कमेंस बिजनेस विद कैश का मतलब है कि व्यापार शुरू किया 1 लाख रुपीज़ से। तो 1 लाख रुपीज़ आपके पास क्या है, कैश है। ये तो हमने असेट्स के नीचे लिख दिया कैश, ठीक है, असेट्स के नीचे क्या लिख दिया हमने, कैश। और यही कैश को जब आप बिजनेस में लगा देते हो तो वो क्या बन जाती है आपकी, कैपिटल। तो हमने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब कितना कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ हमने कैश के नीचे लिख दिए स्टूडेंट, और 1 लाख ही हमने कैपिटल के यहाँ शो कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में फिर हमने, आप बिजनेस स्टार्ट करा तो गुड्स परचेज करना पड़ेगा, तो हमने गुड्स को परचेज करा। सेकंड प्रोसेस हमारी क्या थी, गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। मान लीजिए आपने 50,000 का गुड्स परचेज किया है, ठीक है। अब आपने जब गुड्स को परचेज किया तो आपके पास क्या आ गया, गुड्स आ गया ना। भाई मैं बाज़ार में माल लेने जाऊंगी तो अपने साथ क्या लेकर आऊंगी, माल लेकर आऊंगी ना। तो मेरे पास एक और असेट्स कौन सी आ गई, स्टॉक। यहाँ दूसरे नंबर पे मैंने 0 लगा दिया क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में तो मेरे पास थी नहीं। यहाँ पर सेकंड में इसके सामने मैंने लिख दिया 50,000 रुपये का मेरे पास गुड्स आ गया, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो गया, 50,000 का मैंने गुड्स ले लिया। अब उसके बाद में देखिए गुड्स परचेज फॉर कैश, मैं माल लेने गई, माल तो लेकर आ गई और उसको क्या दिया ही, कैश। तो मेरे पास कितने लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए, मैंने उसमें से कितने का दिया ही, 50,000 रुपये का। तो 1 लाख में से 50,000 गए तो मेरे पास कितना बचा, 50,000। और ये क्या कितना बचा, ये हो गया। तो मैंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मेरे पास कैपिटल 1 लाख की थी तो वैसी की वैसी ही है वो, LHS इक्वल RHS। ये क्या बन गया आपका, न्यू इक्वेशन। क्या बन गई, न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। दोनों साइडेड इक्वल हैं, 50,000 50,000, 1 लाख इक्वल 1 लाख। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने गुड्स कैश में परचेज किया था, अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, आपने गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, माल खरीदा उधार। तो जब हमने माल खरीदा कितने रुपए का, सपोज 30,000 का, 30,000 का माल खरीदा, तो हमारे पास में पहले से कितने का माल था, 50,000 रुपये का। अभी हमने कितने का और ले लिया, 30,000 का, तो इसी के नीचे और लिख दिया। तो हमारे पास टोटल कितने का माल हो गया, 80,000 रुपये का। अब स्टूडेंट देखना कि हमें यहाँ पर हमने क्या नगद पैसा चुकाया है, नहीं, क्योंकि हम माल कैसा लेकर आए हैं, उधार लेकर आए हैं। तो हमने नगद पैसा चुकाया क्या, नहीं चुकाया। तो नगद पैसे में से कुछ भी कम नहीं होगा तो हम 0 से शो कर देते हैं, ये हो गया। परंतु हम माल तो लेकर आए हैं, वो भी उधार। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम माल को उधार में क्रय करते हैं, उधार में खरीदते हैं, तो हमारी कौन से दायित्व बन जाते हैं, लेनदार बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमें उनको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो हम दायित्व साइड पहुँचे, ये है हमारा दायित्व पोर्शन। तो यहाँ पे हमारे कौन से दायित्व बढ़ गए, क्रेडिटर्स, लेनदार। तो यहाँ थे क्या, नहीं थे, यहाँ पे भी नहीं थे, यहाँ पे भी नहीं थे। अब कितने के लेनदार बढ़ गए, तो हमने इसी के सामने लिख दिया 30,000। कैपिटल पर कोई असर पड़ा क्या, नहीं। तो कैपिटल तो वैसी की वैसी ही है, प्लस 30,000 ये हो गया। तो 1,30,000 और यहाँ पर भी 1,30,000
LHS इक्वल RHS, इसको हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो वो हमारा नया समीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ बात समझ में आई, जब हमने माल नगद खरीदा तो नगद में से कम कर दिए, जब हमने माल उधार खरीदा तो जब उधार खरीदा तो हमारे पास माल आ गया तो क्या चला गया, पैसे चलेगा, लेकिन अभी तो पैसे गए ही नहीं क्योंकि उधार खरीदा। तो हमारी एक कौन सी दायित्व बढ़ गया, लेनदार बढ़ गए 30,000 के। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये क्यों पीछे पीछे फिर रहे हैं, 30,000 रुपये मांग रहे हैं आपसे, तो आप क्या कहोगे कि भाई हमने इनसे माल उधार खरीदा था तो इनका हमें पैसा चुकाना है। क्लियर है। अब देखिए हमने माल तो बहुत खरीद लिया स्टूडेंट्स, अब हम कुछ माल बेच भी दें। अब हमने क्या करा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने कुछ माल नगद में बेचा। कितने का, 30,000 का माल था हमारे पास में जिसकी कॉस्ट थी 30,000, ठीक है, और हमने कितने में बेचा उसको, 40,000 रुपये में बेच दिया। 30,000 के माल को हमने कितने में बेचा, 40,000 रुपये में। तो हमारे पास कुल माल कितने का है, 80,000 का। इसमें से हम कितने का माल बेच दें, 30,000 रुपये का माल बिक रहा है। और हमने कितने कैसे बेचा है, माल नगद में बेचा है। तो मैं आपको माल बेचूंगी, आप मुझे क्या देके जाओगे, पैसा देके जाओगे। तो मेरे पास 50,000 रुपये पहले से हैं, 30,000 का माल था मुझे मालूम है, लेकिन आपको मैंने 40 में बेचा, आप मुझे कितने पैसे देके जाओगे, 40,000 रुपये। तो 50 और 40 आपके पास में कितने रुपये हो गए, आप फिर से 90,000 रुपये हो गए, प्लस 80 में से 30 का माल बिक गया तो कितना बचा, 50,000 रुपये बचा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना, जब 30,000 के माल को आपने 40,000 में बेचा तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ, आपको फ़ायदा हुआ 10,000 रुपये का। तो आपकी पूंजी 10,000 रुपये से बढ़ गई, आपने 10,000 रुपये प्लस कर दिए। तो अब आपने जो व्यापार में 1 लाख रुपये पूंजी लगाई थी, अब वो 1,10,000 रुपये हो चुकी है, और 30,000 के लेनदार अभी मार्केट में हैं जो आपको चुकाना है। देखिए स्टूडेंट, नया समीकरण बन चुका है, 1,40,000, 1,40,000, LHS इक्वल RHS, ठीक है। अब हमने गुड्स को फिर से क्या करा है स्टूडेंट्स, माल को अभी नगद में बेचा था, अब माल को हम कैसे बेच रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हम माल को उधार बेच रहे हैं, कितने का माल है, 20,000 के माल को हम 25,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि आपके पास कुल माल कितने का है, 50,000 का, इसमें से कितने का बेच रहे हैं आप, 20,000 का बेच दिया फिर से आपने, तो कितने का माल बचा अब आपके पास, 30,000 रुपये का। अब नगद बेचा क्या, नहीं, क्योंकि माल तो आप उधार बेच रहे हो, तो नगद पे कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन माल, जब मैंने आपको बताया था कि जब माल उधार खरीदते हैं तो लेनदार बढ़ जाते हैं, जब माल उधार बेचते हैं, मैंने आपको माल उधार बेचा है, अब आप मुझे पैसा दे के जाओगे, तो आप देनदार बढ़ गए। और जब देनदार होते हैं वो हमारी संपत्ति होते हैं, तो हमने देनदारों को कहाँ बढ़ा लिया, यहाँ पे संपत्ति में। यहाँ पे नहीं थे तो जहाँ तक नहीं थे हमने वहाँ 0 0 से शो कर दिया। ये कहाँ पे, यहाँ पे बढ़ गए, कितने के, 20,000 के 25,000 के, ठीक है। तो आपके कितने के देनदार बढ़ गए, 25,000 रुपये के। 20,000 के माल के आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ स्टूडेंट, 5,000। तो 5,000 रुपये से चाहे माल को नगद बेचो या उधार, पूंजी तो आपकी बढ़ती ही है। तो 1,15,000 रुपये की पूंजी, 30,000 रुपये के लेनदार, 1,45,000 रुपये आपका हो गया, ठीक है। तो फिर से नया समीकरण बन गया, ठीक है, न्यू इक्वेशन। तो स्टूडेंट बात समझ में आई कि लेखांकन समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होते हैं,
अगर संपत्ति साइड कोई परिवर्तन होता है तो उसका असर दायित्व साइड ऑटोमेटिक हो जाता है, चाहे संपत्ति को बढ़ाने से या कम करने से। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट हमने दोनों आपको बता दिया, नगद खरीदने पर, उधार खरीदने पर, नगद बेचने पर, उधार बेचने पर। इसके अलावा अगर हम कहें कि आपने मजदूरी चुकाई, वेजेस पेड, तो आप क्या करोगे, दोनों में से कम कर दोगे। किस किस में से, कैश में से और कैपिटल में से। हमने कहा आपने बीमा चुकाया, इंश्योरेंस पेड, जो जो चुकाया वो आप इन दोनों में से माइनस करते जाओगे। हमने कहा किराया प्राप्त किया, रेंट रिसीव, तो इन दोनों में प्लस करते जाओगे। तो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अब इसके बाद से हम अगले वीडियो में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से का वीडियो सेंड करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट को जो करेंगे स्टार्ट अब हम, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का वीडियो सेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हो। बाय, हैव अ नाइस डे।